दो दोस्त आर्यन और समीर एक पार्क में बैठे थे। हल्की सी ठंडक थी और शाम ढलने वाली थी। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी, जैसी कोई बड़ी बात चल रही हो। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समीर, पता है, इस साल ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। सब कुछ जैसे हाथ से फिसल गया। नौकरी गई, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और रिश्ते भी कहीं खो से गए। लगता है जैसे ये बुरा समय कभी खत्म ही नहीं होगा। समीर ने ध्यान से सुना और फिर शांत आवाज में बोला, मैं समझता हूँ आर्यन, मैंने भी ऐसे दौर देखे हैं। कुछ साल पहले जब मेरी खुद की कंपनी बंद हो गई थी तो मुझे भी यही लगा था कि मैं शायद फिर कभी नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन तुम तो फिर से खड़े हो गए। कैसे किया तुमने ये सब? यार, बुरा समय हमेशा साथ नहीं रहता। हाँ, वो आता है, लेकिन ये भी सच है कि वो एक दिन चला जाता है। उस वक्त मैं भी टूटा हुआ था, लेकिन मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं हार नहीं मानूंगा। एक एक कदम उठाया, छोटा ही सही, लेकिन आगे बढ़ता रहा। आर्यन ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, लेकिन जब हर चीज बिखरने लगती है तब कहाँ से हिम्मत लाते हो? समीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हिम्मत अंदर से आती है आर्यन। हमें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये सिर्फ एक भेज है। हर रात के बाद सुबह आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना पड़ता है। उससे भागने की बजाय जब हम मान लेते हैं कि हाँ, ये मुश्किल दौर है, तभी हम उसे सुधारने की दिशा में काम कर पाते हैं। आर्यन चुपचाप सुन रहा था, मानो समीर की बातें उसके दिल को छू गई हो। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं भी अपनी समस्याओं में इतना उलझ गया कि रास्ता देख ही नहीं पा रहा था। समीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। बिल्कुल, और याद रखना, जब बुरा समय आता है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। वो हमारी ताकत, हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन जब हम उसे पार कर जाते हैं तो हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। आर्यन ने अब थोड़ा हल्का महसूस किया, जैसे उसके मन से कुछ बोझ हट गया हो। शुक्रिया समीर, मुझे अब लगने लगा है कि ये समय भी निकल जाएगा। बस मुझे थोड़ा और मजबूत बनना होगा। बिल्कुल, और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों दोस्तों के बीच ये बातें उन्हें और करीब ले आई। बुरा समय अब भी था, लेकिन आर्यन के मन में अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। कुछ महीनों बाद आर्यन ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करने का फैसला किया। समीर की बातों ने उसे हिम्मत दी थी और उसने सोचा कि खुद का कुछ काम किया जाए। उसके गांव में मटके बनाने और बेचने का कारोबार काफी अच्छा चलता था, इसलिए आर्यन ने मटका बेचने का काम शुरू करने का निश्चय किया। आर्यन ने बाजार से कुछ पैसे उधार लिए और कई सुंदर हाथ से बने मटके खरीदे। उसने एक गाड़ी ली जिस पर मटके रखकर वो गांव और आसपास के इलाकों में बेचने निकला। उसकी उम्मीद थी कि ये काम उसे बुरे वक्त से निकालने का रास्ता दिखाएगा। पहले दिन ही उसने सोचा था कि कुछ मटके बेचकर घर लौटेगा। वो गाड़ी पर मटके लदे हुए सड़क के किनारे धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन तभी
अचानक से गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकरा गया। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। सड़क पर एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे किसी चीज के चकनाचूर होने की आवाज हो। आर्यन ने हड़बड़ी में उठकर देखा, उसकी गाड़ी उल्टी पड़ी थी और सारे मटके जमीन पर टूटकर बिखर गए थे। उसका दिल डूबने लगा, जैसे सारी उम्मीदें चूर चूर हो गई हो। उसने एक एक मटके के टुकड़ों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने सपने देखे थे और अब सब खत्म हो गया। ठीक उसी समय समीर वहां से गुजर रहा था। उसने आर्यन को देखा और तुरंत उसकी ओर भागा। मटकों के टूटे हुए टुकड़े देखकर समीर को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। उसने आर्यन के पास आकर उसे चुपचाप गले लगाया। आर्यन ने रुआंसी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया समीर, अब मैं क्या करूं? ये मटके ही मेरी आखिरी उम्मीद थे। समीर ने आर्यन को कसकर थामते हुए कहा, आर्यन, मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन याद रखो, ये भी एक परीक्षा है। तुमने हिम्मत दिखाई और काम शुरू किया, ये छोटी बात नहीं है। हाँ, आज मटके टूट गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। लेकिन अब मैं कहां से शुरू करूं? मेरे पास कुछ नहीं बचा। समीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर बार जब हम गिरते हैं, हमें फिर से उठना पड़ता है। हाँ, आज तुम्हारे मटके टूट गए, लेकिन कल तुम फिर से नए मटके बना सकते हो। ये सिर्फ एक अस्थाई मुश्किल है, और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समीर ने आर्यन को उठने में मदद की और दोनों ने मटकों के टूटे टुकड़ों को एक तरफ किया। फिर समीर ने कहा, कल हम मिलकर नए मटके लाएंगे और इस बार हम और ज्यादा सावधानी बरतेंगे। बुरा वक्त बार बार आएगा, लेकिन हर बार हमें उससे मजबूत होकर उभरना है। आर्यन ने धीरे धीरे एक नई हिम्मत महसूस की। उसने सोचा कि अगर मटके टूट गए तो वो फिर से बना सकता है। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, और ये आर्यन के लिए एक नया सबक था। एक दिन की बात है जब आर्यन की सारी कोशिशों के बावजूद भी उसका कारोबार उतना सफल नहीं हो पा रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। वो शाम को घर लौटा, चेहरे पर थकान और दिल में निराशा लिए हुए। उसकी पत्नी साक्षी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसने आर्यन के चेहरे पर उदासी भांप ली। आर्यन ने चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, साक्षी, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने इतने प्रयास किए, मटके का कारोबार भी शुरू किया, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा। ना जाने मेरी जिंदगी कब सुधरेगी। साक्षी ने अपना काम रोककर उसकी तरफ देखा। वह धीरे से उसके पास आई और उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। आर्यन, ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने तो इतनी मेहनत की है। हाँ, अभी तक मनचाहा फल नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। साक्षी, मटके पलटे,
फिर नए मटके बनाकर बेचना शुरू किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुश्किल सामने आ जाती है। कभी ग्राहक नहीं मिलते, कभी पैसे डूब जाते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मुझसे कुछ सही नहीं हो पा रहा। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से उसके हाथों को थाम लिया। आर्यन, बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। तुमने अपनी पूरी कोशिश की है और मैं देख सकती हूँ कि तुम कितनी मेहनत की है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। सफलता की राह आसान नहीं होती, लेकिन ये मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरा साथ देती हो, लेकिन कभी कभी ये सब बहुत भारी लगने लगता है। मैं तुम्हें और बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आर्यन, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कर रहे हो। ये दौड़ सिर्फ एक परीक्षा है, और याद रखो, ये परीक्षा हमेशा नहीं रहेगी। हमें बस एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। तुम कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी हूँ। हमारी जिंदगी सुधरेगी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। आर्यन ने उसकी बातों से थोड़ा सुकून महसूस किया। उसने महसूस किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, साक्षी का साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक कहती हो। शायद मैं ही जल्दी हार मानने लगा था। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। तो फिर चलो इस मुश्किल को भी पार करते हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हम इस दिन को याद करेंगे कि कैसे हमने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया था। उस रात आर्यन के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसकी जिंदगी अब भी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उसकी पत्नी का विश्वास और साथ उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। कई महीनों बाद जब आर्यन और साक्षी अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, एक और कठिनाई ने उन्हें घेर लिया। आर्यन का कारोबार धीरे धीरे संभल रहा था और वो मटके बेचने में काफ़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन एक दिन जब वो अपने मटके लेकर बाजार जा रहा था, अचानक एक तेज रफ्तार से आती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। आर्यन सड़क पर गिर पड़ा और उसके आसपास के लोग तुरंत उसे अस्पताल ले गए। साक्षी को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, वो अस्पताल दौड़ पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि आर्यन को गंभीर चोटें आई और इसका इलाज लंबा चलेगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे पता था कि उसे कमजोर नहीं पड़ना है। डॉक्टर ने कहा, आर्यन की हालत गंभीर है और इलाज में काफी पैसे लगेगा। जल्दी से ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। साक्षी को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। आर्यन की हालत को देखकर उसके दिल में डर था, लेकिन वो जानती थी कि उसे आर्यन की जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना होगा। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस महंगे इलाज का खर्च उठा सकें। अस्पताल के बाहर बैठे हुए साक्षी ने सोचा, अब क्या करूं? आर्यन की जिंदगी खतरे में है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने एक पल के लिए घर की ओर देखा, जहां वे दोनों ने कई सालों से अपने सपने सजाए थे। फिर अचानक उसे एक विचार आया, वो अपना घर बेच सकती है। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन आर्यन की जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा कीमती थी। साक्षी ने अपने दिल को मजबूत किया और अगले ही दिन
अपने घर को बेचने का फैसला कर लिया। घर बिकने के बाद जो पैसे मिले उसने तुरंत आर्यन के इलाज के लिए अस्पताल में जमा कर दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और कई घंटों की सर्जरी के बाद उन्होंने कहा कि आर्यन की हालत अब स्थिर है, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। साक्षी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना घर, सब कुछ आर्यन के इलाज में लगा दिया था। अब उनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची थी। लेकिन साक्षी ने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए सबसे जरूरी था कि आर्यन ठीक हो जाए। आर्यन को जब होश आया और उसे सच्चाई पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साक्षी से कहा, साक्षी, तुमने अपना सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं देना चाहता था। आर्यन, तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। घर, दौलत, ये सब दोबारा आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें खोकर मैं कभी नहीं जी सकती थी। आर्यन की आंखों में कृतज्ञता और प्यार उमड़ आया। उसने महसूस किया कि साक्षी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बचाई थी, बल्कि उसे ये भी सिखाया था कि सच्चा प्यार और समर्पण किसे कहते हैं। समय के साथ आर्यन धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब उनके पास घर नहीं था, लेकिन दोनों के पास एक दूसरे का साथ था और यही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। आर्यन ने तय किया कि वे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा और इस बार वो साक्षी के बलिदान और प्यार के कर्ज को कभी नहीं भूलेगा। आर्यन के ठीक होने के बाद साक्षी और आर्यन एक नई शुरुआत के बारे में सोचने लगे। उनके पास अब ना घर था, ना ज्यादा पैसा, लेकिन उनके पास हिम्मत और एक दूसरे का साथ था। साक्षी ने एक दिन सोचा, आर्यन, मैं पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना हम पकोड़ा बेचने का काम शुरू करें। आर्यन ने पहले तो थोड़ी झिझक के साथ सुना, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि ये एक अच्छा विचार हो सकता है। साक्षी के बनाए पकोड़े गांव में पहले से ही मशहूर थे और लोग अक्सर तारीफ किया करते थे। आर्यन ने साक्षी से कहा, ये सचमुच एक बढ़िया विचार है। हम धीरे धीरे फिर से कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगले ही दिन दोनों ने बाजार से जरूरी सामान खरीदा। तेल, बेसन, मसाले और एक छोटी सी ठेली किराए पर ली। ठेली को साफ सुथरा करके सजाया और फिर से एक नई उम्मीद के साथ काम शुरू किया। साक्षी सुबह सुबह उठकर पकोड़े बनाती और आर्यन उन्हें ठेली पर ले जाकर बेचने निकल जाता। शुरुआत में मुश्किलें थी। लोग आते, लेकिन पकोड़ों का स्वाद और उनकी सादगी ने धीरे धीरे ग्राहकों को खींचना शुरू कर दिया। हर शाम ठेली के पास लोगों की भीड़ जुटने लगी। साक्षी के हाथों के बने पकोड़े इतने लाजवाब थे कि हर कोई उनसे खुश होकर वापस जाता। एक दिन एक प्रतिष्ठित होटल का मालिक बाजार में घूम रहा था। उसने आर्यन की ठेली से पकोड़े खाए और उनका स्वाद उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा निकला। उसने आर्यन से कहा, ये पकोड़े तो वाकई बेहतरीन है। क्या तुम हमारे होटल के लिए पकोड़े सप्लाई कर सकते हो? आर्यन और साक्षी दोनों के लिए ये एक बड़ा मौका था। आर्यन ने तुरंत हाँ कह दी। अब उन्हें सिर्फ सड़क के किनारे ठेली पर पकोड़े बेचने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि होटल के लिए भी पकोड़े सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिल गया था।
साक्षी के पकोड़े की मांग बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। कई महीनों की मेहनत और समर्पण के बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया बल्कि एक छोटी सी दुकान भी खोल ली जहां लोग उनके पकोड़े खाने आने लगे। उनकी दुकान साक्षी के पकोड़े के नाम से पूरे इलाकों में मशहूर हो गई। आर्यन ने एक दिन साक्षी से मुस्कुराते हुए कहा, देखो साक्षी, तुम्हारे पकोड़े ने हमारी जिंदगी बदल दी। हम फिर से खड़े हो गए हैं। तुम्हारे हुनर ने हमें ये नई दिशा दी है। ये सब हमारी मेहनत और विश्वास का नतीजा है आर्यन। हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और वही सबसे बड़ी ताकत थी। अब उनके पास फिर से घर था, बेहतर जिंदगी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मिलकर अपने सपनों को साकार किया था। साक्षी के पकोड़े ने न सिर्फ उनका कारोबार जमाया बल्कि उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। अब तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की जिंदगी का मकसद सिर्फ कर्ज चुकाना ही रह गया है। ब्याज इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है अगले जन्म में भी यही काम करना पड़ेगा। श्यामू हंस पड़ा। अरे भाई, अगले जन्म की चिंता छोड़ो, अभी इसी जन्म में जो कर्ज है वो क्या कम है? उसने थोड़ा रुककर मजाकिया अंदाज में कहा, वैसे सोचता हूँ हम दोनों अगर बैंक में नौकरी कर लें तो कम से कम अपना कर्ज तो माफ करवा लेंगे। रामू ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ, और फिर बैंक वालों से कह देंगे कि देखो हम तुम्हारे अपने आदमी हैं, ब्याज मत लगाओ, भाईचारा बनाए रखो। श्यामू ने और जोर से हंसते हुए कहा, भाई, बैंक वाले भाईचारा समझते होते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता। मैंने कल हिसाब लगाया था, अगर मैं अपना खेत बेच दूं, घर बेच दूं और खुद भी गिरवी रख दूं तो भी कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा। रामू ने ताली मारी, गजब, फिर तो हमें अपनी आत्मा भी गिरवी रखनी पड़ेगी। सोचो, आत्मा गिरवी रखकर अगले जन्म में भी हम बैंक के लिए काम कर रहे होंगे। श्यामू ने उसकी तरफ देखा। अरे भाई, आत्मा गिरवी रखी तो ऊपर वाले को क्या देंगे? भगवान भी कहेगा तुम तो मेरे पास खाली हाथ आए हो, कर्ज तो लेकर आते। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में यार, अब तो भगवान से भी डर लगने लगा है। कहीं ऊपर भी ब्याज लगने लगा तो समझो हमारा खेल खत्म। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। कर्ज का बोझ अब भी था, पर दोस्ती की हंसी के आगे वो बोझ कुछ हल्का सा लगने लगा था। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यार देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक बात की गारंटी तो मिल ही गई है, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हंसने का बहाना तो हम ढूंढ ही लेते हैं। रामू ने उसकी बात पर हामी भरी, और क्या भाई, कर्ज तो चुकता होगा नहीं, पर जब तक दोस्ती है हम दुनिया का कोई भी बोझ हंसते हंसते उठा सकते हैं। दोनों दोस्तों ने फिर ठहाका लगाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ गए। कर्ज का बोझ भले ही उनके सिर पर था, लेकिन उनके दिल में हंसी और दोस्ती की ताकत थी जो हर मुसीबत को मजाक बना देती थी। अगले दिन सुबह जब रामू और श्यामू अभी अपने दिन की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी गांव में एक जीप आई। जीप से कुछ लोग उतरे जिनके हाथ में फाइलें और आंखों में सख्ती थी। ये बैंक के लोग थे जो कर्ज वसूलने आए थे। दोनों दोस्तों का दिल धड़कने लगा। रामू ने धीरे से श्यामू से कहा, लगता है आज हमारी हंसी मजाक काम नहीं आने वाली, ये तो सीधा हमारी छाती पर मूंग दलने आए हैं। श्यामू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई, अब तो बुरा समय आ ही गया, देखते हैं क्या होता है। बैंक का अफसर उनके पास आया और कागज लहराते हुए बोला, रामू, श्यामू, बहुत समय हो गया है, तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया, अब बैंक को तुम्हारा घर जब्त करना पड़ेगा। रामू और श्यामू ने एक दूसरे की तरफ देखा
मानो सब कुछ खो दिया हो। घर जब्त होने का मतलब था कि अब उनके पास छत भी नहीं रहेगी। रामू ने धीरे से कहा, अरे साहब, थोड़ा और समय दे दो, हम किसी तरह कर्ज चुका देंगे। अभी बस थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है। अफसर ने नकारात्मक सिर हिलाते हुए कहा, बहुत हो गया समय, अब और मौका नहीं दिया जा सकता। हमें बैंक के नियमों का पालन करना होता है। श्यामू ने मजाक में कहा, साहब घर ले लो, लेकिन हमारी आत्मा मत छीनो, वो भी गिरवी रखनी पड़ेगी क्या? अफसर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने आदमी को इशारा किया। कुछ ही देर में उनके घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया गया और बैंक के लोग घर पर ताला लगाकर चले गए। अब रामू और श्यामू के पास घर नहीं था। वे दोनों एकदम खामोश खड़े रहे। फिर श्यामू ने धीरे से कहा, यार अब तो घर भी नहीं रहा, क्या करें? रामू ने थके हुए स्वर में कहा, अब क्या करेंगे? खेत के कोने में एक झोपड़ी बना लेते हैं, कम से कम सिर ढकने की जगह तो होगी। दोनों ने मिलकर अपने खेत के एक कोने में बांस और घास से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। जब झोपड़ी बनकर तैयार हुई तो दोनों उसे देखते हुए हंसने लगे। रामू ने कहा, देखो भाई, हमारा नया घर, बड़े सपने थे पर कर्ज ने सब खत्म कर दिया। श्यामू ने हंसते हुए कहा, सपने तो अभी हैं, बस थोड़ा सा साइज में छोटे हो गए हैं। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर दोस्ती अभी भी उतनी ही बड़ी है। चाहे झोपड़ी में रहें या महल में, हम हंसते रहेंगे। कर्ज क्या हमारी हंसी छीन लेगा? श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या, जब तक हम साथ हैं, हमसे बड़ा अमीर कौन है? दोनों ने अपनी नई झोपड़ी में कदम रखा। छोटी सी जगह पर दिलों में अभी भी हंसी और उम्मीद की गर्माहट थी। बैंक ने भले ही उनका घर छीन लिया था, पर उनकी दोस्ती और मजाकिया अंदाज अब भी बरकरार था। रामू और श्यामू अब अपनी छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। हालांकि उनके पास घर नहीं था, पर दोस्ती और हंसी ठिठोली में कोई कमी नहीं थी। एक दिन दोनों बैठे बैठे सोच रहे थे कि अब खेत में कुछ नया करना पड़ेगा ताकि कर्ज चुका सकें और अपने पुराने घर को वापस ले सके। रामू ने गंभीरता से कहा, भाई, अब कुछ नया करना पड़ेगा। ये गेहूं चावल उगाने का काम तो पुराना हो गया। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे फटाफट पैसे आएं। श्यामू ने ठेठ अंदाज में सिर खुजलाते हुए कहा, सही कह रहा है, लेकिन क्या करें? हम तो हमेशा से यही जानते थे कि हल पकड़ो, बीज डालो और बारिश का इंतजार करो। वैसे अगर पैसे चाहिए तो क्यों ना हम खेत में पैसा ही उगाएं? रामू हंसते हुए बोला, अरे यार, अगर पैसा उगता होता तो अब तक सब किसान अरबपति होते। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर उसने अचानक जोश में आकर कहा, सुन, क्यों ना हम खरबूजे उगाएं? सुना है शहर में इनकी बड़ी मांग है। श्यामू ने चौंकते हुए पूछा, खरबूजा? अरे भाई, हम दोनों को ये भी नहीं पता कि खरबूजे का बीज कैसा होता है, और तुम खरबूजा उगाने की बात कर रहे हो। रामू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, अरे काम करने से ही सीखते हैं। चल, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी अब बर्बाद होने को बचा ही क्या है? श्यामू ने ठहाका मारते हुए कहा, बात तो सही है भाई, चलो शुरू करते हैं। अगर खरबूजा नहीं उगा तो हम खुद खरबूजे की तरह खेत में पड़े रहेंगे। और इस तरह दोनों दोस्तों ने खरबूजा उगाने का मन बना लिया। उन्होंने बाजार से बीज खरीदे और दिन रात खेत में मेहनत करने लगे। शुरू में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बीज कैसे बोने हैं, पानी कितना देना है, लेकिन वो अपनी कोशिशों से हंसी मजाक करते हुए सीखते चले गए। रामू ने एक दिन हंसते हुए कहा, देख श्यामू, अगर खरबूजा उगाने में सफल हो गए तो हम भी खरबूजा किसान के नाम से मशहूर हो जाएंगे। श्यामू ने जवाब दिया, और अगर नहीं उगा तो हम खरबूजे के दोस्त कहलाएंगे जिनके दिमाग में खरबूजे के बीज हैं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनके खेत में हरे हरे खरबूजे उगने लगे। जब पहली फसल तैयार हुई तो दोनों खुशी से झूम उठे। रामू ने खुश होते हुए कहा, देखा श्यामू, मैं न कहता था कि कुछ नया करेंगे तो सफल होंगे। अब हम खरबूजा बेचकर वो बैंक वालों को ऐसे चुकाएंगे कि वो भी कहेंगे, भाई बस करो और मत दो पैसे। श्यामू हंसते हुए बोला, और क्या, अब तो हम इतने अमीर हो जाएंगे कि बैंक वाले हमें देखकर डर जाएंगे। उनकी मेहनत रंग लाई।
गांव और शहर में उनके खरबूजे की इतनी मांग बढ़ गई कि लोग लाइन लगाकर खरबूजे खरीदने लगे। हर कोई उनके खेत के खरबूजों की तारीफ कर रहा था। रामू ने खुशी से कहा, देख भाई, अब हमारी किस्मत बदल गई है। सोच रहा हूँ एक दिन हम खरबूजे की फैक्ट्री खोल लेंगे। श्यामू ने मजाक में कहा, फैक्ट्री क्यों, सीधे खरबूजा बैंक खोल लेते हैं और फिर खुद ही कर्ज देते हैं, फिर खुद ही माफ करते हैं। दोनों दोस्त जोर से हंस पड़े। अब उनके पास पैसा भी था और मजाक करने का नया बहाना भी। उनका खेत अब सिर्फ खेत नहीं था, बल्कि उनके सपनों का ठिकाना बन गया था। और फिर एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर को भी वापस खरीद लिया। बैंक वालों ने जब घर लौटाया तो श्यामू ने मजाक में कहा, साहब, ये तो खरबूजे की ताकत है। रामू ने हंसते हुए जोड़ा, अब से बैंक वाले हमसे कर्ज लेंगे। इस तरह अपनी मेहनत और हंसी की बदौलत रामू और श्यामू न सिर्फ अपने कर्ज से बाहर निकले, बल्कि अपनी जिंदगी में नई शुरुआत भी की। अब रामू और श्यामू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उनके खरबूजे गांव और शहर में मशहूर हो गए थे और लोग दूर दूर से उनके खेत का खरबूजा खरीदने आने लगे। एक दिन जब दोनों खेत में बैठे खरबूजे का स्वाद ले रहे थे तो श्यामू ने कहा, रामू, सोच रहा हूं कि अब हम खरबूजा बेचने की बजाय लोगों से एंट्री फीस लें। आए, हमारे खेत का नजारा देखें और खरबूजा खाकर जाएं। रामू ने ठहाका लगाते हुए कहा, और क्या, साथ में एक खरबूजा टूर भी चला लेते हैं, जिसमें हम उन्हें दिखाएंगे कि कैसे दो बेवकूफों ने कर्ज से निकलने के लिए खेत में खरबूजा उगाया और खुद को खरबूजा किंग बना लिया। श्यामू ने मस्ती में कहा, और फिर हर टूर के अंत में हम सबको ये सिखाएंगे कि अगर तुम कर्ज में हो तो पहले खूब हंसो, फिर खरबूजे उगाओ। रामू ने जोश में आकर कहा, और हाँ, टूर के टिकट के साथ एक फ्री खरबूजा मिलेगा और साथ में एक फोटो जिसमें लिखा होगा, इनसे सीखिए कर्ज चुकाने का अनोखा तरीका। श्यामू ठहाका मारते हुए बोला, अरे भाई, इस आइडिया से तो हम अरबपति बन जाएंगे। बैंक वाले भी हमसे सीखने आएंगे कि बिना ब्याज के खरबूजा कर्ज कैसे चुकाएं। रामू ने आगे जोड़ा, और फिर हम बैंक वालों से कहेंगे कि अगली बार जब कर्ज लेने आओ तो साथ में खरबूजे का पैकेट लेकर आना, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उसी वक्त एक गांव का आदमी पास से गुजरा और पूछा, अरे भाई, किस बात पर इतनी हंसी हो रही है? श्यामू ने जवाब दिया, अरे भाई, हम तो सोच रहे हैं कि अब बैंक से कर्ज लेने वालों को भी ये सिखाएं कि कैसे कर्ज से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है, खरबूजा उगाओ और हंसते रहो। वो आदमी चौंकते हुए बोला, खरबूजे से कर्ज चुकाना? ये तो बड़ी गजब की बात है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, गजब की बात तो है भाई, हमने हंसी और खरबूजे से अपनी किस्मत बदल दी, तुम भी ट्राई कर लो। वो आदमी सिर हिलाते हुए चला गया और रामू श्यामू एक दूसरे की ओर देखकर फिर से ठहाके मारकर हंसने लगे। रामू ने आखिर में कहा, देख भाई, एक बात तो पक्की है, हम चाहे खरबूजा उगाएं या कुछ और, पर हंसी हमेशा हमारी सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। श्यामू ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, और क्या, कर्ज आए या जाए, हम तो हंसते हंसते इसे भी मात दे देंगे। दोनों ने एक आखिरी खरबूजा काटा, उसकी मिठास का आनंद लिया और ठहाका लगाते हुए अपनी हंसी में खो गए। उनकी जिंदगी अब मजाक और हंसी की मिसाल बन गई थी और वे इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि असली अमीरी उनके पास पहले से ही थी, उनकी दोस्ती और हंसी।